Hello students, today we will take a new topic, integrated rate equation. But before that we will discuss about the determination of order of reaction. Means in last video we have already discussed about the order of reaction. Here I am doing one numerical to show how do we calculate or determine the order of reaction. So student, I have a numerical. This is the numerical. The following results have been obtained during the kinetic studies of the reaction. Here is one equation, Cl2 in gaseous state plus 2NO in gaseous state gives 2NOCl in gaseous state. Here we have some data. कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन 3 आपके पास यहाँ पे डेटा है 1 2 3 वी हैव 3 वैल्यूज एंड कंसंट्रेशन ऑफ NO इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसंट्रेशन वी हैव 3 इनिशियल रेट. हेयर द यूनिट ऑफ इनिशियल रेट इज मोल पर लीटर मिनट इनवर्स. So with the help of these data we have to calculate, determine the rate law and the rate constant. रेट लो फाइंड आउट करना है एंड रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है फॉर द रिएक्शन. यानी इस रिएक्शन के लिए हमें रेट लो और रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मतलब कि पहले आप ऑर्डर निकालेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द रेट लो एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप एक रेट लॉ कंसीडर कर लीजिए. जो रेट है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट इज़ प्रोपोर्शनल सिंपली कॉन्सनट्रेशन ऑफ जो भी आपके रिएक्टेंट हैं उनकी कॉन्सनट्रेशन के. तो यहाँ पे कॉन्सनट्रेशन कितनी है आपके पास में? क्लोरीन की कॉन्सनट्रेशन है और आपके पास NO, ये 2 रिएक्टेंट हैं आपके पास. अब यहाँ ऑर्डर का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम रेट लॉ लिखते हैं तो यहाँ जो इतना नंबर ऑफ स्टिक्योमेट्री होती है वो नहीं लिखते हैं, बल्कि यहाँ ऑर्डर के रेस्पेक्ट में हम चेंज लिखते हैं. एंड दिस स्टिक्योमेट्री कैन बी इक्वल टू दिस, ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट है ऑर्डर है, दिस कैन बी इक्वल टू स्टिक्योमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट. और हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि x और y जो होगा इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द स्टिक्योमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट. ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ हमने कंसीडर कर लिया है, x और y कंसीडर कर लिया है. इसका मतलब अगर हम यहाँ से ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? k विच इज़ नोन एज द रेट कांस्टेंट. ठीक है, ये पहले ही लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर? इन दोनों का सम यानी x प्लस वाई ये हो जाएगा. तो अब हमें यहाँ से क्या करना है? ये जो आपके पास डाटा गिवन है, ये जो 3 वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, यहाँ ये जो चीज़ें गिवन है, ये 3 वैल्यूज़ गिवन है, इनके अकॉर्डिंग वी विल गेट 3 इक्वेशन. हम 3 इक्वेशन को प्रिपेयर कर लेंगे. तो फ्रॉम द गिवन डाटा ठीक है, और उस डाटा की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इस वाले इक्वेशन में. तो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, देखते रहिए, देखिए ये है ना 1.20 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू K Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 टू द पावर x, 0.01 टू द पावर y. यही है. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2. दिस इज इक्वेशन 2. इन द सेम वे सेकेंड वैल्यू यानी ये 10.18. तो 10.8 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू K 0.01 टू द पावर x, 0.03 टू द पावर y. इक्वेशन नंबर 3. In the same way, the next equation 21.6 10 to the power -4 equals to K 0.02 to the power x, 0.03 to the power y. Equation number 4. So we have 3 equation 2, 3 and 4.
अब इस तरह की इक्वेशन को हमें ऐसे सॉल्व करना है कि ये जो x और y वाली टर्म है एक कैंसिल हो जाए और दूसरी के रेस्पेक्ट में आपका रिजल्ट आ जाए। जैसे आप ये दोनों इक्वेशन देखिए, सेकंड और थर्ड, ये वाला पार्ट x वाला पार्ट दोनों का सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली। ठीक है, इस तरह से आपको सेट करना है कि कौन सी इक्वेशन को हम लेके चलें। तो यहाँ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन 2 क्या है, 1.20 10⁻⁻4 अपॉन 10.8 10⁻⁻4, दिस इज इक्वल्स टू k 0.01 टू द पावर x 0.01 टू द पावर y अपॉन k 0.01 टू द पावर x एंड 0.03 टू द पावर y। तो k से k कैंसिल हो गया, इस वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा है, हमारे पास यहाँ क्या बचा है 1.20 अपॉन 10.8, इट इज़ इक्वल्स टू 0.01 अपॉन 0.03, दोनों की पावर y है तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, यही होना चाहिए। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ डेसिमल को हटाने के लिए मैंने 0 लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, 12 अपॉन 108 ये हो जाएगा, और ये यहाँ डेसिमल कैंसिल हो गया, 1/3 टू द पावर y। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये क्या चीज़ है 9 जा, तो यानी ये हो गया 1/9, 1/9 का मतलब 1/3 का स्क्वायर। यहाँ जो चीज़ है जिसकी पावर्स में y जाएगा उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए इसको। तो ये 1/3 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर 1/3 टू द पावर y। तो ये चीज़ दोनों की सेम है, क्योंकि आपने ये ध्यान रखना है इफ़ a टू द पावर x एंड a टू द पावर y, ठीक है, देन क्या होता है हमारा x इक्वल्स टू y हो जाता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 2 आ गई। तो हमारा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO निकल गया है, यानी y निकल गया है हमारा 2, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल गया है। अब हमारा किसके रेस्पेक्ट में बचा है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बचा है। तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए अब अनदर 2 इक्वेशन, हाँ ये 3 इक्वेशन थी ना, हमने फर्स्ट सेकंड लिया था, अब जिसमें हमारा y पार्ट कैंसिल हो जाए वो ले लीजिएगा। तो थर्ड फोर्थ को ले लें अगर हम, तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, 3 इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन थी हमारी 10.8 टू दी 10 टू दी पावर -4 इक्वल्स टू k 0.01 टू दी पावर x 0.03 टू दी पावर y, ये है, ठीक है। और यहाँ से आपका डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 4 से, डेट इज 21.6 10 टू दी पावर -4 k 0.02 टू दी पावर x 0.03 टू दी पावर y। तो y ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, इसको कैंसिल कर दिया हमने सेम, यहाँ से 10 टू दी पावर -4 कैंसिल हो गया है, k कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास क्या बचा 10.8 अपॉन 21.6, ठीक है, इक्वल्स टू 0.01 0.02 टू दी पावर x, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से डेसिमल आप हटा दीजिए, यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए, तो इट इज़ 108 अपॉन 216 इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर x। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से अगर मैं 2 से कैंसिल करूँ उसको, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0 8, यही आ जाएगा। और ये कम्प्लीटली 2 टाइम्स, 54 1 जा 54 2 जा 108, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 दी पावर x। 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 दी पावर 1, ठीक है। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि उसको किस तरह से आप लिख लीजिए, इस फॉर्म में लिख लीजिए, ये मैंने आपको भी बताया था कि इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ इसी फॉर्म में मैंने लिख लिया है 1/2 दी पावर 1 इक्वल्स टू 1/2 दी पावर x। तो यहाँ से फ्रॉम हेयर x की वैल्यू क्या आ गई, ये पावर्स देख लीजिए,
तो x इक्वल्स टू 1, ये हमारा वैल्यू आ गया। एंड दिस इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में आ गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा x प्लस वाई, और x हमारा कितना है 1, और y कितना आया था हमारा 2, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 3। दैट इज जो रिएक्शन है आपकी वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका यहाँ से आपका क्या पूछा था उसने, रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ आप तभी बता पाते हैं जब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो एग्जैक्ट, नहीं तो आप पावर्स में x और y लिखेंगे। तो जो हम कंसीडर कर रहे थे उसी फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। हमने कंसीडर किया था कि Cl2 की पावर x और NO की पावर y, तो यहाँ Cl2 की पावर 1 और NO की पावर 2 हो गई। तो दिस इज द रेट लॉ, दिस इज रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा आ गया है। फिर इसमें और क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था रेट कांस्टेंट। 3 से ज़्यादा चीज़ आपसे नहीं पूछेगा वो। तो थर्ड जो पूछा था रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा की हेल्प से ये 3 इक्वेशन आई थी, ये 3 इक्वेशन आई थी ना यहाँ पे, इनमें से किसी भी एक में आप वैल्यू पुट कर दीजिए x की और y की। तो लेट मैं आपकी यहाँ पे इक्वेशन 2 ले लेती हूँ। तो इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, तो व्हाट विल वी गेट 1.20 10 टू द पावर -4 k 0.01 टू द पावर 1, x की वैल्यू 0.01 टू द पावर 2, y की वैल्यू। तो यहाँ से k आपका आ जाएगा 1.20 10 टू द पावर -4 एंड दिस इज 0.01 इंटू, ये इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 10 टू द पावर -2 ना, या आप एज इट इज़ लिख लीजिए अगर कन्फ्यूज़न है तो। ये सिंपली 10 टू द पावर -4 ही हो जाएगा अगर आप देखेंगे। तो ये चीज़ कैंसिल हो गई एंड 120 10 टू द पावर -4, नीचे इसको मैं क्या लिख दूँगी, ये वाला पावर तो आपका कैंसिल ही हो गया, ये इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इट कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर -4। तो यहाँ से ये कैंसिल और रेट कांस्टेंट आपका क्या आ गया 120, इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करने हैं, जिसमें आपका ऑर्डर पूछ सकते हैं, रेट लॉ पूछ सकते हैं, या रेट कांस्टेंट पूछ सकते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने ऊपर बताया है, इसको ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे हमने ऊपर किया है। 3 इसमें भी एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है ऑलरेडी, और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू बी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही पूछा। आप चाहे तो इसमें रेट कांस्टेंट भी निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपका एक चीज़ जो लास्ट टॉपिक से रिलेटेड थी हमारी, जो हमने लास्ट टाइम किया था उससे रिलेटेड था। नाउ कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ बेसिकली जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बता रहे हैं, जो हमने बेसिकली पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे हम इसका। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसका डेरिवेशन है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे नाम से पता चल रहा है, द रिएक्शन इन विच द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 1। ठीक है, जिसमें ऑर्डर 1 हो। अगर ऑर्डर 1 है इट मीन्स इसमें जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट। सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे आपका रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यानी आपका यहाँ पे मैं इन शॉर्ट अगर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट, क्योंकि फर्स्ट है ना, यानी 1 ऑर्डर है, तो इसलिए सिर्फ एक रिएक्टेंट की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेट वी हैव अ इक्वेशन, रिएक्टेंट इट कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट, आर कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से लेट
इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान ली कितनी थी, ए थी। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है, इसकी कंसंट्रेशन ए है, उस टाइम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई है। डैट मीन्स दैट टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक है। आफ्टर टाइम टी what will happen? After time t, let x small per liter concentration decrease from the reactant, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन होगा, इसमें से डिक्रीज होगा अमाउंट, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो let x amount x small per liter from the concentration of reactant decreases and it will get converted to product। तो यहाँ what will be the remaining amount? a था, x निकल गया है, तो what will be remaining? a minus x। तो यहाँ फॉर्मेशन कितना होगा, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो a माइनस एक्स से यहाँ पे x ही बनेगा, ठीक है। नाउ अब आपका अकॉर्डिंग टू जो हमने ऑर्डर के रेस्पेक्ट में पढ़ा है, रेट लॉ क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आर। अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊँ, पीछे भी बता चुकी हूँ ये चीज़ें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। k इज वेयर, k इज रेट कांस्टेंट। जब आप किसी चीज़ का डेरिवेशन करते हैं तो हर चीज़ को आपको इंडिकेट करना ज़रूरी है कि आपने किस चीज़ का यूज़ किया है। अब यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें रेट को, ठीक है, तो यहाँ रेट का मतलब क्या हो जाएगा, dx/dt, यह डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, इक्वल्स टू के। और आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, आर की वैल्यू आप देखिए आपकी क्या है, ये क्या आई है, a माइनस एक्स। अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ कंसंट्रेशन में, वो कितना आ रहा है, a माइनस एक्स आ रहा है, तो हाँ यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x वाली टर्म्स आप एक साथ ले लीजिए, तो dx/a माइनस एक्स इक्वल्स टू k dt, ठीक है। x वाली टर्म्स एक साथ ले ली, dx/a माइनस एक्स हो गया, तो दिस इज इक्वेशन 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो नाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जिनको इंटीग्रेशन आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है यहाँ मैं बताऊंगी कि किस तरह से करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ से एक सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। अगर 1/x है dx के रेस्पेक्ट में, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली log होता है, ठीक है, log x होता है। अगर 1/x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है बेस e के साथ, या फिर आप इसको ln x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको जो आसान लगे आप वो लिख लीजिए, ln x लिख लीजिए, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको log बेस e के साथ मिलेगा, कुछ में ln के रेस्पेक्ट मिलेगा, वो एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं होता है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ x की जगह a माइनस एक्स है, इस पूरे को आप समझ लीजिए कि x है, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, log बेस e a माइनस एक्स, यही लिखूँगी ना मैं। बट यहाँ पे आप x का साइन देखिए, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, उसके साइन पे ध्यान देना है कि इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, dx/a माइनस एक्स, तो दिस इज log e बेस e या ln a माइनस एक्स। बट यहाँ x का साइन क्या है, माइनस है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, विद निगेटिव साइन हो जाएगा। अगर ये सिंपली a प्लस एक्स होता तो आपका सिंपली log बेस e a माइनस हम इसको लिखते, तब आपको निगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ दिस इज, ये k हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि k आपका कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट के लिए तो आपका नहीं हो रहा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसके लिए हो रहा है, dt है। अब सिंपली अगर कोई भी चीज़ है, खाली dx लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x। इसी तरह से अगर यहाँ dt है और किसके रेस्पेक्ट में है, 1 के रेस्पेक्ट में है, यानी t तो है नहीं है, t के रेस्पेक्ट में है, यानी यहाँ t⁻0 है, उसके रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये क्या आ जाएगा आपका, इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। प्लस जब भी इंटीग्रेशन करते हैं हमेशा साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो वेयर सी इज़ क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या सिंपली कांस्टेंट भी आप लिख सकते हैं।
ये आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आई है वो आ गई है लॉग बेस ई ए माइनस एक्स के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। अब इक्वेशन 2, यहाँ से आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वेशन 2 से। तो लेट वी टेक द इनिशियल कंडीशन, जो हमारी इनिशियल यहाँ पे कंडीशन थी, जहाँ हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, a था, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, वो वाली आप कंडीशन लेके चलेंगे। तो व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था, यानी आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, t इक्वल्स टू 0 था, उस टाइम x कितना था, प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ था, ध्यान है, ये मैं अभी दिखाया आपको, a था, प्रोडक्ट बना ही नहीं था, x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो यहाँ हम वही पुट कर दे रहे हैं, x इक्वल्स टू 0। तो तब अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड t इन इक्वेशन 2, ठीक है, व्हाट विल वी गेट, और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से c इक्वल्स टू बताइए क्या हो जाएगा, c सिंपली आपका हो जाएगा अब इस c की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स के टी माइनस लॉग ई ए, ठीक है, ये एक न्यू इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से लॉग वाली टर्म्स आप एक साथ लिख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें बेसिकली, और कुछ नहीं। तो अगर मैं लॉग वाली टर्म्स एक साथ लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉग वाली टर्म्स में एक साथ ले रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा के टी इक्वल्स टू लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, ठीक है। और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको ध्यान दीजिए क्या लिखा है ये, लॉग ए माइनस लॉग बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन लॉग ए अपॉन बी, ठीक है। ये मैंने एक अपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है आपको। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए अपॉन ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यह आ गया है, ये क्यों आया है ये इधर मैं लिख देती हूँ, क्योंकि आपका क्या होता है, सिंस लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है आपका, लॉग ए अपॉन बी होता है। तो इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिख दिया है, ए अपॉन, अब यहाँ से के आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये आ गया। बट एक चीज़ आपको पहले भी बताई हुई है कि लॉग को हमेशा आप बेस 10 में रख के ही कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो आपकी लॉग टेबल होती है वो विद रेस्पेक्ट टू बेस 10 होती है। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ से सिंपली क्या चीज़ आ जाएगी आपकी, यहाँ एक फैक्टर आ जाएगा, दिट इज़ 2.303 टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। यानी ये क्यों आया है, क्योंकि जो आपका किसी भी चीज़ में अगर लॉग बेस ई है, दिस इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 ए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है आपका। यहाँ हम पूरा ले लिया है हमने ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो उसकी जगह वो आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारी फाइनली रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई है। एक चीज़ और, इसी इक्वेशन को, क्योंकि ये आपकी कौन सी कंसंट्रेशन है, ए जो है वो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है एंड दिस इज कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए टी यानी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल डेरिवेशन हो गया है। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के,
पहली चीज़ तो जितनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगी दे ऑल विल फॉलो द इक्वेशन k इक्वल्स टू 2.30 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, इसको फॉलो करेंगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर मैं, पहला हो गया फॉलो द इक्वेशन k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे हम यूनिट ऑफ k लेंगे। देखो वैसे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जर्नल मैंने आपको बताया था और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर आप ये जर्नल फार्मूला ध्यान रखेंगे देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एनी ऑर्डर। बट यहाँ हम लिखेंगे कि एक k की वैल्यू क्या है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताई थी टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स अगर आप ले रहे हैं, और यहाँ से सीधे आपको दिखेगा भी ऊपर वाला टर्म क्या है, ये कॉन्सनट्रेशन, नीचे वाला टर्म भी कॉन्सनट्रेशन, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये किसके रेस्पेक्ट में बचेगा, सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगी, टाइम इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगर आपका मिनट में है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, अगर आवर्स है तो आवर्स इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज और, ठीक है, या तो आप टाइम इनवर्स लिख दीजिए या सेकंड इनवर्स और मिनट इनवर्स लिख दीजिए। ये दिस इज ऑब्लिक, इसको आप पर मत समझिएगा, ये अपॉन में नहीं है, दिस इज ऑल। नाउ एक इसमें जो अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। देखिए जो ऊपर ये इक्वेशन हमने डिराइव करी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। तो यहाँ पर थर्ड जो अभी इम्पॉर्टेंट पार्ट बता रही हूँ मैं इसका, हाफ लाइफ पीरियड, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। हाफ लाइफ पीरियड, अब हाफ लाइफ पीरियड क्या है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है। नाम से देखिए, व्हाट इज़ हाफ लाइफ पीरियड, इट इज़ सिंपली दैट पीरियड ऑफ द रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाता है। ठीक है, तो यानी क्या होगा, जो भी आपकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो अपनी इनिशियल अमाउंट जो है उसकी वो हाफ कंज्यूम हो जाए या हाफ बच जाए, उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पर्टिकुलरली आपको बोलूँ तो सिंपली इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, या हाफ रिएक्शन कंप्लीट भी हो गई है, आप वो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से इट इज़ डिनोटेड बाय टी हाफ, टी हाफ से हम इसको डिनोट करते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने ऊपर फॉर्मूला लिख ही दिया है, ये होता है। ठीक है, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है। अब हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए आपको यहाँ इसके लिए भी हम एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। लेट टी आपका क्या हो गया, टी हाफ, यानी हम क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड क्या है, हाफ टाइम पीरियड है। हाफ टाइम पीरियड अभी मैंने आपको बताया, अगर ये टी हाफ हो जाता है तो एक्स क्या हो जाएगा, इनिशियल का हाफ, a अपॉन 2, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ जिसमें हो जाए, डैट इज़ द हाफ लाइफ पीरियड। तो अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 2.303, दिस इज टी हाफ लॉग बेस 10 a माइनस a बाई 2, यही होगा ना। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10, दिस इज a अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से दिस इज सिंपली 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10, दिस इज 2a अपॉन a कैंसिल आउट हो गया, तो यानी ये सिंपली बचा लॉग 2। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ गया है मेरे पास में k इक्वल्स टू 2.303 टी हाफ लॉग 10 2, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताई थी आपको कि लर्न कर लीजिएगा, इट इज़ 0.3010। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट कम्स आउट 0.693 टी हाफ। तो फ्रॉम हेयर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ 0.693 अपॉन k।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हाफ लाइफ पीरियड निकल गया, यानी अगर हम यहाँ से बात करें, अगर हम यहाँ से देखें तो जो टी हाफ है दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। कब? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हर एक में ऐसा नहीं होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फटाफट हम ज़ीरो ऑर्डर का भी कर लेते हैं एक डेरिवेशन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें आपका